विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको कहीं और का व्यक्ति मिले ना मिले, किसी भी सेक्टर में विश्व के किसी भी कोने में आपको एक बिहारी ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही महान भूमि बिहार के बारे में जानने वाले हैं, बिहार के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। ये हम लोगों का दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो मैं जर्मिनेशन से विक्रांत, चलिए शुरू करते हैं। बिहार के इतिहास को जानने के क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ऐसे भी सामान्य ज़िंदगी में भी किसी भी बात को साबित करने के लिए हमें साक्ष्य यानी सबूत पेश करना पड़ता है, स्रोत पेश करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से इतिहास को जानने के लिए भी हमको चाहिए स्रोत। बिहार के इतिहास को भी जानने के लिए हमको ऐतिहासिक स्रोत की आवश्यकता है। तो हम लोग सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बात करेंगे कि किस किस ऐतिहासिक स्रोत की आवश्यकता हमको बिहार के इतिहास को जानने के क्रम में लगेगी। सबसे पहले बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य, तीन प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत यहाँ पर हम देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, दो प्रकार के साहित्य हमको देखने को मिलेंगे। तो धार्मिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वैदिक काल के इतिहास से लिया गया है, जिसमें कि बिहार के इतिहास का वर्णन कुछ कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण हो, उत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, जो कि एक बौद्धिक ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ में भी हमको बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। जबकि भगवती सूत्र जो है यह जैन ग्रंथ है, इसमें भी बिहार के इतिहास की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराण से भी हमको बिहार के इतिहास की जानकारी मिलेगी। लौकिक साहित्य में बात करें तो तीन प्रकार के साहित्य यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखित है, बौद्ध धर्म का इतिहास जो लामा तारानाथ द्वारा लिखा गया इतिहास है, बौद्ध धर्म का इतिहास, उससे भी बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा रामचरित्र संध्याकर नंदी द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उससे भी हमको ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करें तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक जो है इंडिका फायान का यात्रा वृत्तांत है। वेन सांग द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सी यू की। तो इस पुस्तक में भी हमको यहाँ की जानकारी मिलेगी। इत सिंह का यात्रा वृत्तांत, इससे भी हमको, यह भी हम कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा बिहार के अवशेष, मूर्तियाँ, सिक्के, मृदभांड, विभिन्न उपकरण, चित्र आदि से भी हमको बिहार के इतिहास को जानने में मदद मिलेगी। प्राचीन बिहार के बारे में बात करें तो बिहार का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ। बिहार समृद्धशाली एवं वैभवशाली इतिहास से संपन्न भूमि है, जिसका उल्लेख विभिन्न रूपों एवं नामों से वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों जैसे कि धार्मिक साहित्य तथा विभिन्न यात्रा वृत्तांतों, स्मरणों आदि गैर धार्मिक साहित्यों में किया गया है। उपर्युक्त लिखित स्रोतों के अतिरिक्त अभिलेख, प्राचीन भवन के अवशेष, मूर्तियाँ आदि पुरातात्विक साक्ष्य भी बिहार के समृद्ध इतिहास एवं भारतीय इतिहास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान होने का प्रमाण देते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जहाँ इनके लिए कीकट यानी किरात शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कह सकते हैं ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, कीकट या फिर किरात कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। जबकि अथर्ववेद एवं पंचवीस में भी प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र के निवासियों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया। व्रात्य मतलब बिहार के लिए कीकट, किरात शब्द का प्रयोग, जबकि यहाँ के निवासियों के लिए अथर्ववेद और पंचवीस में व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्खनन से प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों से बिहार के संदर्भ में विभिन्न सूचनाएं मिलती है। बिहार में मुंगेर से पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण कालीन छोटे उपकरण प्राप्त हुए। मुंगेर से, बिहार में जो है मुंगेर जिला से पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण में है, चिरांद से नवपाषाण युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। चिरांद, चेचड़ जो कि वैशाली में है, मनेर
पटना का स्थल हो गया, सोनपुर सारण का हो गया, सिनवार रोहतास का हो गया। इन सब जगहों से ताम्र पाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यानी ताम्र पाषाण युगीन वस्तुएं और मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारण, वैशाली, पटना, रोहतास, इन सब जगहों से। सारण, वैशाली, पटना और रोहतास। सारण वाला जो जगह है वह चिरांद और फिर सोनपुर, 2 जगह है सारण में, चिरांद और सोनपुर। इसके अलावे वैशाली में चेचर हो गया, पटना का मनेर हो गया और सेनवार रोहतास का हो गया। इन सब जगहों से ताम्र पाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण उपकरण भीम बांध जो कहाँ है? मुंगेर में है। केऊर गया में है। सेनवार जो कि ऊपर में भी देखे थे हम रोहतास में, चेचर वैशाली ऊपर में भी देखे थे, कुतुबपुर हाजीपुर तथा चिरांद छपरा। चिरांद यहाँ की सारण में भी है, कुछ एरिया जो है चिरांद का, छपरा का भी कुछ एरिया चिरांद ही कहलाता है, वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं नव पाषाण उपकरण। वैशाली से ताम्र पाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं तथा बक्सर एवं चिरांद से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड साक्ष्य मिले हैं। बिहार में आर्यों के आगमन के बारे में बात करें तो बिहार में आर्यों का आगमन 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, यानी वैदिक काल वाला इतिहास जो देख रहे हैं। यह संभावना व्यक्त की जाती है कि अथर्ववेद की रचना के समय आर्यों ने बिहार के क्षेत्रों में प्रवेश किया, परंतु आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय हुई। वैदिक कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि शतपथ ब्राह्मण में गांगेय घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर तथा काट कर साफ करने की चर्चा की गई है। यानी शतपथ ब्राह्मण जो है वो ग्रंथ, उसमें गांगेय घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर फिर काट के साफ करने की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में विदय माधव की कथा का वर्णन है, जिसमें माधव अपने पुत्र गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा यानी गंडक नदी तक पहुँचे तथा इस प्रक्रिया में जंगलों को नष्ट कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में आर्यों को बसने में सहायता मिली। हालांकि अलग अलग तरह की कहानियाँ देखने को मिलते हैं, इसमें कौन सा सच यह तो आप भी विचार कर सकते हैं। विभिन्न बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र से बिहार के संदर्भ में विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक ये तीनों के तीनों बौद्ध साहित्य हैं और जैन साहित्य भगवती सूत्र है, जिसमें कि बिहार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम लगभग 600 ईसा पूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलती है। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई, जिसमें से 3 महाजनपद मगध, वज्जी, अंग बिहार में स्थित थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगध साम्राज्य के द्वारा उपयोग में लाए गए शस्त्रों का उल्लेख किया गया है। चीन बिहार के संदर्भ में विदेशी यात्रियों के विवरण से भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाहियान एवं हुएनसांग आदि प्रमुख हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में किया है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें भारत का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। एक अन्य चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेगास्थनीज यूनानी यात्री थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर। और इसके अलावे
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आया था यात्री, उसका नाम फायान था। यह चीन का रहने वाला था, चीनी यात्री था। और हुएनसांग भी कहाँ का था? चीन का ही रहने वाला था। यह भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में आया था। तो तीन शासक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान, और हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। 7वीं सदी में एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया था। इसके यात्रा विवरण से भी बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। बिहार के इतिहास के संदर्भ में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ की एक पुस्तक बौद्ध धर्म का इतिहास एवं संध्याकर नंदी की रचना रामचरित से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण इतिहासकार, एक लामा तारानाथ है और एक है संध्याकर नंदी। लामा तारानाथ का जो पुस्तक है उसका नाम है बौद्ध धर्म का इतिहास, और संध्याकर नंदी की जो रचना है उसका नाम है रामचरित। संध्याकर नंदी रामचरित, इससे भी बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये था कुछ स्रोत के बारे में चर्चा। इसके बाद हम लोग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा बिहार कैसा था, वहाँ से हम लोग बिहार के इतिहास को एक एक करके जानने की शुरुआत करेंगे। तो बिहार का इतिहास जानने के लिए हम लोग जो है वीडियो के अगले खंड यानी अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।